हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसके पार्ट सी को हमने स्टार्ट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो फर्दर टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मेजरली आज हमने डिस्कस करना है एसी एंड डीसी के बारे में। एंड ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, जैसे आप अच्छी तरह जानते हो आज हमने जो डिस्कस करना है बेटा वो है डीसी के बारे में, और साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे बेटा एसी के बारे में। अच्छा, एक एक करके इसको स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इस करंट की खास बात तो ये है कि पहले तो इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर आपको याद हो, आपने ऐसे लिखा हुआ है ना कि जैसे करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, सपोज आप लिखते हो ना, तो ये जो 2 आप यहां लिखते हो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी होती है इसी को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा, पहले तो वो रहता है कांस्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या है? मैग्नीट्यूड रहता है कांस्टेंट। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है बेटा, वो भी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मैं एक्चुअली में बात कर रहा हूं वो करंट जो एक सेल बनाता है या फिर जो कोई एक बैटरी बनाती है। आप जानते हो कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल हो और उसके साथ मान लेते हैं कि मैंने एक अपना रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सेल हो गया। इसका कोई भी वोल्ट हो सकता है, जैसे 2 वोल्ट हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया, 9 वोल्ट हो गया, कोई भी वोल्टेज हो। और यहां पे मैंने अपना की लगाया हुआ है। अब जैसे हम की को इंसर्ट करते हैं, इसमें करंट आपका फ्लो करता है। अब वो जो करंट आपका फ्लो करेगा उसकी वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इसी करंट को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है डायरेक्शन की, तो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। एक्चुअली में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज आपका मूव नहीं करता है। बट कन्वेंशनली हमने अपने करंट की डायरेक्शन को लिया है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की भाषा में बात करूं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ना विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली होता क्या है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं बेटा कि ये जो मैंने अभी यहां पे बनाया है ये है मेरी कॉपर की वायर। क्या है? ये मेरा कॉपर का वायर है और ये है इसका सिलेंड्रिकल शेप। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले ना मैंने क्या किया कि इसके सेंटर में ना एक क्रॉस सेक्शन को स्टडी कर लिया। यह क्रॉस सेक्शन होता है एक हल्का सा 2 डायमेंशनल एरिया जो मैं इसमें से कट कर लेता हूं। वो बेसिकली क्या है? ये 2 डायमेंशनल एरिया को ही हम जो है क्रॉस सेक्शन बोल देते हैं। तो अगर आप किसी सिलेंडर को ध्यान से देखें तो उसका अगर आप एक पतला से एक स्लाइस काट लोगे तो आपको एक सर्कल नजर आएगा। तो बस ये वही है क्रॉस सेक्शन आपका। जब हम किसी भी वायर में जो करंट आपका फ्लो करता है उसके बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअली उसका मतलब होता है कि पर सेकंड के हिसाब से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करना। हमने पढ़ा था ना बेटा कि I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है, राइट? फिर मैंने कहा था कि 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है? मैंने कहा था 1 एम्पियर का मतलब होगा कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे इन एवरी सेकेंड, तो मैं कहूंगा कि 1 एम्पियर करंट जो है, ठीक है, 1 एम्पियर जो करंट है वो इसमें से फ्लो कर रहा है।
बट 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकलना पड़ेगा, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। और हमने कैसे फाइंड आउट किया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था क्यू हमारा N इंटू ई के बराबर होता है। फिर मैंने कहा था कि अगर ये 1 कूलम है तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी थी 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम करके डाली थी मैंने। फिर यहाँ से एन फाइंड किया था जो कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए थे। तो ये बात मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझाई थी। आज मैं इसी के हेल्प से आपको विजुलाइज कराना चाहता हूं कि डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है। सो देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं कि मेरी एन की वैल्यू है 6.25 10 की पावर 18, तो इसका मतलब हुआ कि पर सेकंड अगर आप चाहते हो कि इस वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास होने चाहिए, इसमें से पर सेकंड इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास होने चाहिए। जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड निकलेंगे तो मैं कहूंगा 1 एम्पियर है। और मैंने क्या कहा कि इसमें करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। तो मतलब यही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड पास होते जाएंगे। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जो भी करंट की वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम चाहें तो ये एन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड उसमें से कॉन्स्टेंटली लगातार पास होते रहते हैं और इसलिए उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सो डायरेक्ट करंट में सबसे पहली बात होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और दूसरी बात उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट। देखो ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे फिर वापस आएंगे, निकलेंगे फिर वापस आएंगे, ये थोड़ा चलता रहता है इसके अंदर। उसका एक ही फिक्स डायरेक्शन है। अगर करंट आपका इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे, सीधी सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। तो डायरेक्शन फिक्स, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स, और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से जो पास हो रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड वो फिक्स्ड है। तो ये है मेरा डायरेक्ट करंट और जिसको हम डीसी बेसिकली बोल देते हैं। और कोई कहता है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब कहां से ये आता है। तो देखो आप भी जानते हो यार कि अगर हम सेल का इस्तेमाल करें या किसी बैटरी का इस्तेमाल करें तो उससे मिलने वाला जो करंट होता है वो हमारा डायरेक्ट करंट होता है, जिसको हम डीसी बेसिकली कहते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया ये है डायरेक्ट करंट के बारे में। चलिए अब आपको बताता हूं बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी के बारे में। सो देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं सीधा एसी को लिखकर, ए डॉट सी डॉट। एसी का मतलब होता है ऑल्टर इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं बेटा इसको। अब पता क्या बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और मेरी बिल्कुल ट्राई रहेगी कि मैं आज आपको अच्छे से विजुलाइज करा दूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली होता क्या है। कई लोग जो इसको स्टडी करते हैं वो हमेशा ग्राफिकली देख लेते हैं ये कैसा होता है, बट उसको विजुलाइज नहीं कर पाते कि एक्चुअली में क्या टेक प्लेस कर रहा होगा वायर के अंदर, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मतलब करंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, या अगर उसके डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दोनों के दोनों वैल्यूज आपकी चेंज होती हैं। बट सबसे प्यारी बात इसमें यह है कि देयर इज पीरियोडिकली, PERI, पीरियोडिकली। ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रॉपरली आपके स्पेलिंग्स लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या लिखना चाहता हूं। मैं लिखना चाहता था बेटा आपका पीरियोडिकली, बस इसी की वजह से मुझे दो बार लिखना पड़ जाता है। ठीक है, सो पीरियोडिकली। अब इसका मतलब क्या, पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है बेटा? पीरियोडिकली का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर चेंज आना एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। देखिए
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो आप भी जानते हो कि हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है अराउंड सन। ठीक है जी, ये मेरा अर्थ है और यहां पे मान लेते हैं ये मेरा सन है। और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लेते हैं हम। तो 365 डेज के बाद हमारा जो अर्थ है जहां से शुरू होता है दोबारा वहीं पे पहुंच जाता है, फिर अगले 365 डेज के बाद दोबारा यहां पहुंच जाएगा। मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बस आपको एक बात समझाना चाहता हूं और वो ये कि यहां पे आप देख सकते हो कि हर बार इसका जो मोशन है वो रिपीट हो रहा है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद। और यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, 365 डेज का। ऐसे अगर आप एक पेंडुलम के बारे में भी अगर अच्छी तरह समझें, मैं सिर्फ आपको समझ अभी अल्टरनेटिंग करंट बताया नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि एक्चुअली में है क्या ये, पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है। अब जैसे पेंडुलम को अगर एक स्टीम पोजीशन पे ले जाओ और यहां से छोड़ दो तो क्या होगा, ये वापस आएगा, फिर इस एक्सट्रीम एंड में जाएगा और फिर वापस आएगा, राइट, और फिर इस एक्सट्रीम एंड पे पहुंचेगा। और अगर कोई भी हवा नहीं है, कोई मीडियम नहीं है या जो इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके, तो ये लगातार अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर। तो ये जो मोशन है ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है आपकी। किसी का बार बार रिपीट होना एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के अंदर उसको पीरियोडिकली मतलब बेसिकली उसके मोशन को कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते हैं पीरियोडिकली। अब इसको विजुअलाइज कैसे किया जा सकता है। अच्छा, मैं पहले ना आपको देखिए मैं आपको पहले एक चीज बता दूं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब मैंने एक डायरेक्ट करंट के बारे में बात करी थी ना, ये मेरा डायरेक्ट करंट था, थोड़ा मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए मेरे पास ग्राफ है, किसके बीच का ग्राफ है, ये ग्राफ है आपके करंट का और टाइम का। ठीक है, करंट का और टाइम का ग्राफ है। तो क्योंकि करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, जैसे कि इसमें मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि 2 एम्पीयर का करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो यहां पे आप 2 एम्पीयर पे जाएंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका मतलब ये कि टाइम बीत रहा है और टाइम के बीतने के साथ साथ जो करंट की वैल्यू है वो आपकी फिक्स है, वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये एक डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। अब उसी तरह मैं तभी मैंने कहा ना कि पहले मुझे डायरेक्ट करंट के बारे में बता दूं। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, तो ये तो मेरा यहां पे करंट शो कर रहा है और ये मेरा यहां पे टाइम शो कर रहा है। वैसे दो डिफरेंट ग्राफ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपकी 10th क्लास है तो मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा नहीं। बट एटलीस्ट अगर आप मुझे बोलेंगे सर ये भी क्या करना जरूरी था इतना कुछ, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। बट मेरा मन ये कहता है कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि ऑल्टरनेटिंग करंट दिखता कैसे है, मतलब विजुलाइज कैसे किया जाता है। उन चीजों को समझने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी, आपने जितना करना है आप इस वीडियो से कर सकते हैं, बट आई विल कवर एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग दैट विल बी कवर्ड ऑफ कोर्स इन क्लास 12 अगर आप वहां पे चले जाते हो। बट यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज करंट, दिस इज टाइम। तो ये जो ग्राफ होता है ना बेटा इसका, वो ग्राफ कैसा होता है, सिर्फ इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपके लिए ये बना रहा हूं। तो ध्यान से देखना बेटा, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये चीज बड़ी अल्टीमेट चीज है, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां पे ये बता रहा है ग्राफ के हिसाब से कि टाइम मेरा बीत रहा है और टाइम बीतने के साथ साथ मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो करंट की वैल्यू पहले बढ़ती जा रही है। देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट आता है जब मेरी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद लगातार करंट की वैल्यू मेरी कम होती रहती है, देख ही सकते हो। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे करंट की वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। बट ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये क्या बताता है, एक्चुअली क्या है कि नीचे वाला ग्राफ भी यही बता रहा है कि पहले आपकी करंट की वैल्यू बढ़ रही है,
फिर वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, उसके बाद आपकी करंट की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो रही है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों बना है? बेटा ये एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन चेंज होने का निशान है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब होता है कि सपोज अगर ये मेरी एक वायर है, ठीक है, और ये मेरा है एसी सोर्स, तो यहां से लेके एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऐसे वेव सी दिखाते होते हैं। तो यहां ये पूरी जो वेव है ना, जितना टाइम लेती है एक वेव क्रिएट होने में, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो ये पूरा एक वेव है ना, तो एक वेव को बनने में जितना टाइम लगा उसको कहा जाता है टाइम पीरियड, और हम कैपिटल टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा टाइम पीरियड है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि बेटा कि एग्जैक्टली है क्या आपका। ठीक है, ये अरे फिर चला गया, ये देखो ये है अब आपका, यहां से आई थिंक रहेगा भी। सो यहां पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हाफ टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम मतलब मान लेते हो अगर मैं ये कहूं कि पूरी वेव बनने में मान लेते हैं 2 सेकंड लग रहे हैं आपके, तो हाफ टाइम पीरियड मतलब हुआ कि पहले 1 सेकंड में क्या होगा। तो पहले 1 सेकंड में क्या होगा, जो करंट की वैल्यू है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो 0 to 1 सेकंड के अंदर जो करंट है वो आपका इस डायरेक्शन में जा रही है। तो लेट मी शो यू लाइक दिस, थोड़ा इस तरह से शो करता हूं, थोड़ा सा आपको शायद समझ में आ जाए। तो ये आपका करंट की डायरेक्शन है। तो 1 से 2 सेकंड में क्या होगा मैंने 2 बार लिख दिया था लेकिन चलो कोई नहीं। तो 1 से 2 सेकंड में क्या होगा बेटा, 1 से 2 सेकंड में होना क्या है कि जो करंट पहले आपका क्लॉकवाइज आ रहा था, अब वही करंट आपका अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये मतलब होता है इसका। तो 0 से 1 में क्लॉकवाइज और 1 से 2 में एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ये मत कहना कि सर क्या ये पक्का है कि ये जो ग्राफ है ये मतलब क्लॉकवाइज ही शो करता है? ऐसा नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि उस टाइम क्लॉकवाइज था तो अगले में एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर पहले मान लीजिए आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो अगले में क्लॉकवाइज होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हर आधे इंटरवल के बाद, पूरा इंटरवल में पूरा ग्राफ आता, आधा मतलब आधा ग्राफ आएगा आपका। सो हर आधे इंटरवल के बाद करंट की जो डायरेक्शन है एक्चुअली में उसमें चेंज आता है। पहले तो ये समझें। अब मैं आपको इसको विजुलाइज करवाता हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इसमें। देखिए, सबसे पहली बात है, मान लेते ये मेरा कॉपर का वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। देखो मेरी तो हमेशा कोशिश रही है कि आपको अच्छे से हर चीज समझ में आए, और अगर आपको जो मैं अभी विजुलाइज कराना चाहता हूं, अगर वो विजुलाइज अच्छे से हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि हाँ सर हमें अच्छे से विजुलाइज हुआ कि एक्चुअली में एसी करंट क्या होता है। सो देखिए, अब यहां पे क्या हुआ कि मैंने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काट लिया इसका, वही मैंने आपको जो पहले बताया था, वही एरिया क्रॉस सेक्शन की बात है। और यहां पर ना मैं आपका ग्राफ बना देता हूं जस्ट टू शो यू कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उस ग्राफ के साथ साथ चल क्या रहा है ना, ये बताता हूं। सो देखिए बेटा, मजेदार चीज बताऊंगा। अब सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये लेता हूं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड का है। ठीक है, 4 सेकंड का है आपका। तो मैं सबसे पहले जो बात करूंगा, ये 1 सेकंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। तो पहले तो मैं आपको 0 से 1 के बारे में समझाता हूं। देखिए बेटा, 0 से 1 जब सेकंड था तब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इसमें से पास हो रहे थे, उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी। मतलब ये कि 0 सेकंड जब था तब इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहा था, लेकिन जब तक 1 सेकंड आया तब तक इसके अंदर जितना मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए उतने निकल गए। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं इसमें कह रहा हूं कि इसका जो मैक्सिमम करंट है मान लेते हैं कि 1 एम्पियर का है। ठीक है, और 1 एम्पियर के लिए हमें पता है कि 6.25 इंटू 10 to the power 18। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है, मैं थोड़ा सा इसको अभी साथ के साथ ठीक कर देता हूं प्लीज। तो 10 की पावर 18, हाँ, तो 6.25 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस क्रॉस सेक्शन से निकलते हैं तब हम कहते हैं 1 एम्पियर।
तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जब तक आपका करंट 0 से 1 एम्पियर नहीं होता तब तक इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास करते हैं वो एग्जैक्टली इस अमाउंट के नहीं होते, उनसे कम अमाउंट का होता है। जैसे कि 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा इमेजिन करो प्लीज। 0 1 क्या हुआ, पहले आपके मान लो 100 पास किए, फिर 200, फिर 400, फिर लाख, 10 lakhs, फिर उसके बाद 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, ऐसे करते करते जब मेरा 1 सेकंड हुआ तब इसमें से इतने पास होने शुरू हो गए। तो मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब, करंट की वैल्यू में इंक्रीज आने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं उनकी काउंटिंग्स, उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और जब ये आपका यहां पे पहुंच जाएगा तो उस करंट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन पास होने चाहिए वो उतना पास होना शुरू हो जाएगा। जब वो बहुत ही माइन्यूट सेकंड्स के लिए होता है सब कुछ। तो मतलब जैसे मेरे पास क्रॉस सेक्शन है तो पहले इसमें से 10 20 30 40 50 लगातार नंबर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर। और जब मैं बात कर रहा हूं बेटा कि 1 से लेके 2 सेकंड में क्या हुआ, तो 1 से 2 सेकंड में अब वही नंबर, मतलब देखो जब एग्जैक्टली 1 सेकंड हुआ ना तब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होने लगे जस्ट टू हैव 1 एम्पियर। उसके बाद उनकी वैल्यू कम होनी शुरू होगी। जैसे कि 10 की पावर 8 है तो अब उसके बाद 10 की पावर 17, 16, 10 की पावर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पास हो रहे हैं। उसके बाद 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 0, फिर 0। मतलब पहले लगातार काउंटिंग बढ़ती रही 1 सेकंड तक, और अगले 1 सेकंड में काउंटिंग कम होती रही, और 2 सेकंड पे आके इसमें से कोई भी अब इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, और इसीलिए यहां पे करंट की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है। आई होप यार ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, राइट। दूसरी बात, अब हम दूसरी पोलैरिटी की भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन फिर से 0 से मैक्सिमम हो रहा है। मतलब अब फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा कि 2 से 3 सेकंड में क्या हो रहा है कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से बढ़ने शुरू हो गए। 0 पहले इनिशियली था, वे बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां तक जाना है, उसको यहां तक जाना है। और उसको कितना टाइम लगता है वहां से वहां तक आने में, 1 सेकंड का, फ्रॉम 2 to 3 सेकंड। लेकिन अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। पहले वो इस डायरेक्शन में आ रहे थे, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने शुरू हो जाएंगे, और वैल्यू इनकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इट विल रीच टू देयर मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जब वो वापस, अब मैं बात करने लगा हूं 3 से 4 सेकंड की, अब उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काउंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और जब t = 4 सेकंड होगा तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें से पास नहीं करेगा। तो आप मेरी बात को समझे क्या हुआ। 0 से 1 सेकंड के अंदर पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 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 और इधर की तरफ जा रहे हैं। 1 से 2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, कम हो रहे, कम, जहां अभी भी इधर ही रहे हैं, जहां अभी भी इसी तरफ रहे हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है वो कम होना शुरू हो गया। अगले केस में क्या हुआ, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाते हैं और काउंट बढ़ना शुरू होता है। काउंट बढ़ रहा है, 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 अभी भी उधर की तरफ ही जा रहे हैं। अब काउंट कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू, कम होना हुआ, तो जब ये 3 से 4 सेकंड था आपका। तो ये एग्जैक्टली टेक प्लेस करता है, और दिस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको थोड़ा सा एक आखिरी बार बस अच्छे से एक बार विजुलाइज कराने के लिए मैं आपको बस शो करना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरी वायर जो है वो ये है, दिस इज माई वायर। थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि ये मेरी वायर है, उसके अंदर क्या हो रहा होगा, बस मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन के अंदर फॉर हाफ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये सिर्फ इतने हिस्से की बात करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी रहे हैं और जा भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं। अगले हाफ के लिए क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इधर जाने के बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, और उनका काउंट भी बढ़ता रहता है और कम होता रहता है। तो इसका मतलब है कि एक हाफ साइकिल के लिए, एक हाफ टाइम पीरियड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काउंट पहले इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज होकर 0 हो जाता है, और साथ साथ डायरेक्शन तो वही रहेगी। ठीक है, ये बात प्लीज समझ गए होंगे यार अब आई होप कि एसी करंट बेसिकली होता क्या है ना, थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया होगा कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, राइट। चलिए अब आपको लेके चलता हूं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो बेटा जब हम बात करते हैं अब जैसे डीसी करंट के बारे में या ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो थोड़ी बातें आपको
बताना चाहूंगा। जैसे कि पहली बात, हमारे घर में जो सप्लाई आती है करंट की वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों होता है और डीसी करंट क्यों नहीं होता, इसके बारे में आपको थोड़ा और आगे जाके मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कुछ इनके बारे में बता देता हूं। जैसे कि देखो बेटा, मैं आपको ये भी समझा दूं कि जब भी हमारा कोई ग्राफ इस तरह का बनता है, मैंने कहा था एक पूरी वेव बनने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, राइट। उसी टाइम पीरियड से अगर हम चाहें तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए उस टाइम पीरियड को मुझे 1/t करना पड़ता है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और फ्रीक्वेंसी बताती क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी में बताती है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, ठीक है, इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी प्रोड्यूस हुई या कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं 1 सेकंड के अंदर, ये वो बताती है। तो बेटा डीसी करंट में क्या होता है कि करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, उसमें कोई वेव नहीं होती। तो इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ये बात हमेशा याद रखना। जब हम बात करते हैं बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो इस हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना बेटा, उसकी जो वोल्टेज है वो तो है 220 वोल्ट। 220 वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे घर के अंदर सप्लाई है उसका, करंट का। एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। हो सकता है किसी और देश में अलग हो, बट हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का होगा। और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब अब क्या हो गया कि इस तरह की 50 वेव्स एक ही सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है। जिसमें से अगर मैं 50 वेव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्लीज समझने की कोशिश करना बेटा। अगर 50 वेव है तो उसमें 50 पॉजिटिव पोलैरिटी के होंगे और 50 नेगेटिव पोलैरिटी होगी। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ही सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 50 बार एक डायरेक्शन में जाते हैं और 50 बार दूसरी डायरेक्शन में आते हैं। 50 बार ए से गए, 50 बार ऐसे आए। तो बेटा ये जैसे मान लो ये करंट है, सपोज ये करंट है आपका, तो 50 बार ऐसे आया, 50 बार ऐसे आया, 50 बार ऐसे आया, 50 बार ऐसे आया। तो ये होता है 50 हर्ट्ज का मतलब। हर एक चीज का मतलब होता है, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। मीनिंग समझना शुरू करें तो आपको इस सब्जेक्ट से प्यार वैसे ही हो जाएगा। सो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज हमारे घर में जो भी अप्लायंस है, चाहे आप बल्ब की बात ले लो, चाहे आप गीजर की बात तक ले जाओ, इन सबको जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड करना होता है वो 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। तभी वो हमारे अप्लायंस जो है प्रॉपरली चल पाते हैं। हमारे जितने भी अप्लायंसेस बनते हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनता है, ठीक है। तो कुछ देश तो ऐसे भी है जहां पे 110 वोल्ट होता है और 60 हर्ट्ज होता है, तो अलग अलग भी हो सकता है। ये नहीं आपने ना सर मैं बाहर देश में घूमने गया था वहां पे तो ये था, भाई है। बट हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मतलब क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो हमारे घर के अंदर जो सप्लाई है वो एसी करंट क्यों है, डीसी क्यों नहीं है? मतलब एसी करंट का ऐसा क्या एडवांटेज है डीसी के ऊपर? किसी को अगर लगे ना कि सर एसी और डीसी में से ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, तो ऑफ कोर्स एसी करंट है। डीसी हार्मफुल इतनी नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर किसी सेल से निकले हुए करंट को हाथ लगाते हो तो हमें झटका बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें कोई फ्लक्चुएशन का एहसास नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी करंट को मैंने डायरेक्ट करंट को हाथ भी लगाया तो वो तो करंट कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट मतलब क्या? मेरे से भी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पास कर रहे हैं, तो मुझे कोई वेरिएशन ही नहीं समझ में आएगी और मुझे झटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को तुम टच करते हो, तो मैंने क्या कहा था, पहले तो लगातार उसके अंदर आगे पीछे करंट मूव करता है। एम्पलीट्यूड कम ज्यादा कम ज्यादा होता है, तो हमारे हार्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, जिससे किसी की डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एसी जो करंट है ऑफ कोर्स डेंजरस है एज कंपेयर टू डीसी, बट एसी प्रोडक्शन वाइज वेरी चीप। नंबर टू, इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपके साथ बेटा शेयर और डिस्कस करना चाहूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक वायर है ना, जब वायर में से करंट आपका पास करता है तो एक्चुअली में उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिसिपेट होती है।
बिकॉज ऑफ कोलिजन। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था ना कि रेजिस्टेंस होती है, इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ना, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं वायर के अंदर तो उनके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं या सिंपली एटम्स हैं, तो उनके साथ जब टकराते हैं तो टकराने से क्या होता है, इनकी कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है। जो एनर्जी डिसिपेट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो होता है I²RT। तो देखो बड़ा सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करता हूं तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं करंट के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं ला सकता, करंट की वैल्यू में कम ज्यादा नहीं कर सकता, और क्योंकि कम ज्यादा नहीं कर सकता तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है मेरी डिसिपेट हो जाती है, और मैं उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस है मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर एक सेक्टर के बाद दूसरे सेक्टर के बाद तीसरे सेक्टर के बाद हर बार मुझे डीसी स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, है ना, जहां से इसकी प्रोडक्शन होती जाए और मैं उनको आगे ट्रांसमिट करता जाऊं, फिर डीसी स्टेशन लगाना पड़ेगा, एंड सो ऑन मैं करता जाऊंगा। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में ना ऐसा कुछ नहीं होता। जब ऑल्टरनेटिंग करंट आपका प्रोड्यूस होता है, पहली बात समझने की कोशिश करें, हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। देखिए बेटा, हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर मतलब जो ट्रांसफॉर्म कर दे। किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बेटा? वो करते हैं वोल्टेज को। विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू लगातार इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब है कि इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज ही होता जाएगा आपका। और अगर करंट की वैल्यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस वायर में लगातार बढ़ रही है और कम हो रही है, लगातार बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, उनकी वैल्यूज कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती रहेगी। मतलब देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इस कॉइल के अंदर बेटा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसका हम इस्तेमाल आगे करते हैं। तो होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर करंट की वैल्यू ऐसे अप एंड डाउन ना करे जैसे कि डायरेक्ट करंट में होता है, सपोज मैं आपको ट्रांसफॉर्मर बना देता हूं फिर से, मान लेते कि यहां पे मेरा एक डायरेक्ट करंट है, सिंपल डायरेक्ट करंट है, ठीक है। तो अब इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, राइट। फिक्स मतलब जैसे 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो ये फिक्स है, तो इसमें से फिक्स ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, मतलब इसमें से पास हो रही है, तो क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास हो रही है, तो बेटा ईएमएफ थोड़ा इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए देखो, जहां पे हम इनपुट लगाते हैं इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर एसी करंट होना बहुत जरूरी है, डीसी करंट नहीं, क्योंकि डीसी करंट का करंट कांस्टेंट है, उससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है कि करंट की वैल्यू वेरी करती है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो सेकेंडरी के अक्रॉस चेंज हो रही है, उनमें वेरिएशन आती है, मतलब वो भी बढ़ती कम बढ़ती कम बढ़ती कम है, और इसी चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी के अंदर, जो हमें आउटपुट देता है। तो बेटा हम करते क्या है, इस ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम ना अपने वोल्टेज की वैल्यू को पहले तो स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ा देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, अच्छा, ये जो है ना बेटा आपका ट्रांसफॉर्मर, इसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर आइडियल केस के अकॉर्डिंगली सेम होती है। तो क्योंकि 100% एफिशिएंसी तभी होती है बेटा जब जितना मैं इनपुट पावर दे रहा हूं उतना आउटपुट पावर होना चाहिए, और पावर जो होता है वो वोल्टेज इनटू करंट होता है। अगर पावर कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट मत लगा देना, सर V इक्वल टू आई आर होता है तो V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, प्लीज नहीं। यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी कन्वर्जन की। तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से दूसरे वाले कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंस्टॉल की जाती है। तो पावर इनपुट शुड बी इक्वल टू पावर आउटपुट, अगर मैं आइडियल केस की बात करता हूं तो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर पावर कांस्टेंट है दोनों केस में तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ये कि अगर वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू एकदम से कम हो जाएगी। तो तुम वोल्टेज को जितना ज्यादा बढ़ाओगे करंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप क्या कर सकते हो, उस करंट को वायर के थ्रू पास कर सकते हो। क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए वायर्स के थ्रू हीट की जनरेशन भी क्या होगी, कम होगी, मतलब कम अमाउंट ऑफ हीट आपकी जो है वो डिसिपेट होगी, और काफी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप ट्रांसमिट कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्मर की हमें जरूरत क्यों थी।
और उल्टा ये समझो कि ये था, इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर था, तो इसी वजह से ना हम ऑल्टरनेटिंग करंट को कम प्राइस पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पाते हैं। क्योंकि मुझे करना क्या है, अगर मुझे करंट को ट्रांसमिट करना है, देखिए मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ जो मैं बताना चाहता था इसमें, कि जैसे कि मान लो ये मेरा पावर स्टेशन है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, एसी करंट प्रोड्यूस कर लिया, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से पहले मैंने उसका स्टेप अप लेते हैं हम उसमें ना, स्टेप अप, ठीक है, इसकी वोल्टेज बढ़ा दी, वोल्टेज बढ़ाने से करंट इसका कम हो जाता है, फिर उनको वायर्स के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करा दिया, जितना मुझे करवाना होता है करवा दिया। करवाने के बाद हमारे शहर में जब इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है तो वहां पे सब स्टेशन होते हैं, वो सब स्टेशन क्या करते हैं कि इस वोल्टेज को, अच्छा मैंने क्या कहा था आपको पहले, स्टेप अप, अब क्या करते हैं वो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करके वोल्टेज की वैल्यू को कम करते हैं, जैसे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, वोल्टेज की वैल्यू कम कर दी, करंट की वैल्यू बढ़ दी, फिर वो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं वहां पे भेज देते हैं, वहां पे फर्दर एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जो इसकी वोल्टेज को एग्जैक्टली 220 वोल्ट बना के हमारे घर के अंदर सप्लाई कर देता है। तो कहने का मतलब क्या, ये पूरा तरीका तभी पॉसिबल है अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती रहती है, स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है, तो सब कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट में किया जा सकता है, डीसी करंट में नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप मुझे बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 100% बेटा जो ज्यादा बेनिफिशियल आपका है वो एसी है, ठीक है। और इवन बेटा जब हम इसको जनरेट भी करते हैं, जब इसको प्रोड्यूस भी करते हैं, तो इसकी जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा मतलब कम मतलब ये नहीं मैं कहूंगा जितना इनपुट दे रहा हूं उतना आउटपुट निकलेगा, बट जितना आउटपुट निकलता है डीसी के मुताबिक ज्यादा ही होता है, ठीक है। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, एसी क्या है, डीसी क्या है आपका। चलिए अब मैं आपको जल्दी से डिफरेंसेस के बारे में एक बार बता दूं प्लीज, तो वो एक बार अच्छे से समझ लीजिए एंड फिर हम खत्म करते हैं अपने टॉपिक को। सो देखिए बेटा सबसे पहली बात यही है, मैं आपको थोड़ा इसको यहीं पे बता देता हूं, कि पहली बात तो कि इट इज द क्या लिखा है, इट इज द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जो मैंने आप देखो मैं आपको ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि डीसी करंट बेटा वो है जिसके अंदर जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। इसमें क्या लिखा है मैंने कि मैग्नीट्यूड जो है वेरी करता है पीरियोडिकली विद टाइम, पीरियोडिकली का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, पीरियोडिकली। तो दूसरा है बेटा इसमें जो करंट है वो फ्लो करता है एक डायरेक्शन के अंदर और फिक्स होता है, इसमें क्या है रिवर्स होती है इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली व्हाइल फ्लोइंग इन अ सर्किट। ये हमें कहां से मिलता है, सेल से या बैटरी से, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बेटा ये हमें मिलता है एसी जनरेटर से, जनरेटर से ही हम इसको बनाते हैं, और इनके पीछे का जो मेन आइडिया था वो टेस्ला का था, जिन्होंने एसी करंट को प्रोड्यूस किया, जनरेटर पे काम किया, ठीक है। सो देखिए बेटा फाइनली हमने करना है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, मैं आपको ऑलरेडी सब बता ही चुका हूं, बस एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। पहली बात, इट इज चीपर एंड इजी टू जनरेट एसी दैट डीसी, मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, एफिशिएंसी जो है एसी जनरेटर की वो हायर है एज कंपेयर टू डीसी, वो भी बता चुका हूं। सो इट इज इजी टू चेंज एसी इंटू डीसी, हाँ ये है, देखिए आपके घर में मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको चार्जर दिया जाता है, आपके मोबाइल के अंदर होती है बैटरी जो कि डीसी से चार्ज होती है, घर में जो सप्लाई आ रही है वो है एसी। तो चार्जर क्या कर रहा है, चार्जर आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज करता है, आपके आपकी नहीं मतलब आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है। सो इजिली किया जा सकता है, इसलिए हम इसी को करते हैं। फोर्थ पॉइंट, हम चाहें तो एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस इन एनर्जी इन द लाइन वायर। अब आप लाइन वायर बोल दो, लाइव बोल दो, फेज वायर बोल दो, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एसी और डीसी के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एसी के बारे में, डीसी के बारे में, और आई होप आपने अच्छी तरह विजुलाइज कर लिया होगा कि एसी करंट बेसिकली कैसा दिखता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।